हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरसाइट आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस ड्रग्स के बारे में। इसका करंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO जो है, इसने अभी ऐसे 5 जो एफडीसीज ड्रग्स हैं जो बैन थे इंडिया में, उनका मैन्युफैक्चरिंग और उनकी मार्केटिंग अलाउ कर दिया। ओके, और उसके लेकिन उसके साथ कुछ प्रोविजंस भी किए हुए हैं कि उसके अंडर द 1 ईयर ये कंपनियां जो उसकी जो 5 ड्रग्स हैं उसकी सेफ्टी और एफिशिएंसी से रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करेंगे और उसकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसको प्रॉपर वे में लेबल में प्रोवाइड किया जाएगा जो ड्रग्स का लेबल रहेगा। अब बात कर लेते हैं एफडीसीज ड्रग्स होते क्या हैं। एफडीसीज जो होते हैं 2 और द मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट कॉम्बिनेशन रहता है, जो उनको यूज़ करके स्पेसिफिक मेडिकल जो ड्रग्स रहता है उसको क्रिएट किया जाता है, 2 या 2 से अधिक। ओके, और इसका जो रहते हैं इसमें जो कॉम्बिनेशंस रहता है वो आप ये याद रखिए कि कंबाइंड अप्रूव्ड ड्रग्स रहते हैं कि इसमें आप उसमें एक रेशियो रहता है। जैसे सपोज एक इंग्रेडिएंट ये है, दूसरा इंग्रेडिएंट ये है, तो एक का कॉम्बिनेशन 60% रहता है, दूसरे का 40%, और इसको ऐड ऑन करके एक नया ड्रग्स बना लिया जाता है। ओके, और इस रेशियो में जरा सा भी चेंज करके 61-39 आपने नया रेशियो बनाया और इसके हिसाब से एक नया ड्रग्स बना सकते हो, उस पर कोई वो नहीं करता है। और ये वाले जो ड्रग्स रहते हैं वो कंपेरेटिवली यूज़ होते हैं कफ में, कोल्ड में, फीवर, एंटी माइक्रोबियल में, या विटामिन वाले जो आपको डोजेस प्रोवाइड करने रहते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। अगर एक सिंपल एग्जांपल के HIV ड्रग्स के उसमें देखें तो ये एक फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, सेकंड इंग्रेडिएंट है, थर्ड इंग्रेडिएंट है, इसका एक कॉम्बिनेशन नीचे दिया हुआ है 600 mg, 200 mg एंड 300 mg, इनको ऐड ऑन किया और हमें एक नया ड्रग मिल गया जिसका टोटल वेट है 1000 mg। ओके, अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इनहेंस द इफिशिएंसी, ये आपकी ओवरऑल जो ड्रग्स की इफिशिएंसी है कंपेरेटिवली इंप्रूव कर देता है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल ड्रग, क्योंकि इंडिविजुअल ड्रग आप दोगे तो उसकी इफिशिएंसी उतना इफेक्टिव वे में वर्क नहीं करेगा। उसमें कुछ अमाउंट जो रहेगा वो एक्स्ट्रा रहेगा जो नॉन यूजेबल रहेगा, उसकी जगह पे आप एक पर्टिकुलर यानी लिमिटेड और यानी स्पेसिफिक डोज प्रोवाइड करोगे तो ये उसकी इफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है इसकी वो इंक्रीज़ होगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि आप एक लिमिटेड जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही ड्रग्स को यूज़ कर रहे होगे, इसलिए ये इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर देगा। फिर रिड्यूस द पिल बर्डन, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि अगर आप सेपरेट ले रहे होते तो आपको 3 ड्रग्स लेने पड़ते और यहाँ पे आप केवल एक ले रहे हो तो नंबर ऑफ द ड्रग्स रिड्यूस हो गई। 3 के कंपैरिजन में केवल एक ड्रग्स आपको लेना पड़ रहा है। ओके, एंड देन इम्प्रूव द एडहेरेंस, सिंप्लीफाई द ट्रीटमेंट रेजिमेन स्पेसिफिकली फॉर टू द क्रॉनिक डिसीज, यानी ये आपके जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको कंपेरेटिवली ईजी और सिंप्लीफाई कर देगी और ये स्पेसिफिकली क्रॉनिक डिसीज़ को कंट्रोल करने में भी एक बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करेगी। कन्वीनियंस रहेगा इसको ईजिली दे यानी डॉक्टर के थ्रू प्रेस्क्राइब करना, और जो आपका पेशेंट रहेगा उसको इसको यूज़ करना और इसके थ्रू अपने जो बीमारी रहेगी उसको क्योर करने में ये बहुत ही कन्वीनियंट में ड्रग्स रहेंगे। ओके, इशूज़ क्या है? लैक ऑफ द डोज फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एक्चुअली एक जो कॉम्बिनेशन बन गया उसको कंटिन्यूसली यूज़ किया जाएगा तो ऑल पेशेंट में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, डिफरेंट डोजेस चाहिए रहेंगे डिफरेंट पेशेंट की कंडीशंस के हिसाब से, तो ये प्रॉब्लम है। अनअप्रूव्ड एंड द बैंड एफडीसीज, यानी इसमें ये हो जाएगा कि जो एफडीसीज अभी अप्रूव नहीं है, जिनको इंडिया में बैन किया हुआ है, उनको भी यानी डाउन ऑफ दी साइड में झोला छाप जो डॉक्टर्स रहेंगे उनके थ्रू उनको भी यूज़ करवाया जा सकता है। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कुछ ऐसे भी ड्रग्स हो सकते हैं जो बैन है और आप उनको यूज़ करवा रहे हो तो उसके कारण अदर ड्रग्स के लिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये जो बैन ड्रग्स रहेंगे उसमें भी वो एक इंग्रेडिएंट रहेगा जो अदर इफेक्टिव ड्रग्स में रहता है, जिसके लिए अगर वो ज़्यादा डोजेज में यूज़ हुआ तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर पेशेंट की बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा और फिर उसके कारण वो जो आपकी डिसीज़ है वो नॉन क्यूरेबल हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड द कॉस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि वो कितना डोज किस इंग्रेडिएंट का लिया गया है ये मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और उसका प्राइस इफेक्टिवनेस बना रहे। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे एब्रप्टली कुछ भी डिस्क्रिशनरी पावर मिल जाए और वो अपने हिसाब से ही कॉस्ट डिसाइड कर रहे हो। एथिकल कंसर्न है क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसे एफडीसीज हैं जो कि बैन हैं लेकिन वो अदर कंट्रीज़ में चूँकि वहाँ पे उन ड्रग्स का इंपोर्ट अलाउ किया गया है तो वहाँ पे इंपोर्ट करवाए जा रहे हैं, तो ये एक एथिकल कंसर्न को वो करता है। और लिमिटेड पेशेंट चॉइस, क्योंकि आप सभी पेशेंट को इसमें इस ड्रग को यूज़ नहीं कर सकते हो, इसलिए लिमिटेड पेशेंट चॉइस वो करेगा और आप यानी इससे बेनिफिट्स भी जो रहेंगे जो मैन्युफैक्चरर के वो लिमिटेड हो जाएंगे। अब थोड़ा सा CDSCO के बारे में कर लेते हैं। CDSCO को फॉर्मेशन किया गया था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के थ्रू। ये
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। और इसका जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये क्वेश्चन यूपीएससी के पीटी में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसका जो हेड रहता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया रहता है, डीसीजीआई, ठीक है। और इसमें फंक्शंस क्या रहते हैं, ये जो रेगुलेटरी कंट्रोल करता है इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स पे, ठीक है, अप्रूवल ऑफ द न्यू ड्रग्स एंड अ क्लिनिकल ट्रायल ये करवाता है। देन मीटिंग ऑफ द ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटीज़ एंड द ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इन 3 पे ये इसके वर्क रहते हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड में क्या किया जाना चाहिए, एक रेगुलेटरी एजेंसी होनी चाहिए कि सीडीएसओ जो है स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस को फॉलो करवाना चाहिए और ड्रग सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को वर्क किया जाना चाहिए, ठीक है। एविडेंस ड्रिवन अथॉरिटाइजेशन होना चाहिए कि जो प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस हो जिन एफडीसीज के बारे में, उन्हीं को अलाउ किया जाना चाहिए। अननेसेसरी कॉम्बिनेशंस को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। थेरेप्टिव जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि वो सही में क्योर कर रहे हैं उस डिसीज़ को जिसका वो क्लेम कर रहे हैं, तभी उसको अलाउ किया जाना चाहिए, अदरवाइज उसको कैंसिल कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। सर्विलेंस सिस्टम होना चाहिए, अगर किसी एफडीसी के कारण कोई भी अगर साइड इफेक्ट होता है, किसी भी तरीके की एडवर्स कंडीशन क्रिएट होती है, तो उसको क्विकली मॉनिटर करके उसको एज सुन एज पॉसिबल बैन किया जाना चाहिए उस एफडीसीज को। कंट्रोल एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एजेंसी, यानी कि ऐसी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो अगर डोमेस्टिकली अगर कोई आपका ड्रग्स उसको बैन किया गया है तो उसके एक्सपोर्ट को भी बैन किया जाना चाहिए, ओके। क्योंकि अगर वो मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसकी एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहो वो इनसाइड ऑफ द इंडिया में भी यूज़ होने लगे, ओके। देन एडवोकेट द ट्रांसपेरेंसी एंड अफोर्डेबिलिटी, एक प्रॉपर वे में, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कितना भी हो रहा है, कॉस्ट की प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कितना इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है और उसके हिसाब से उसका प्रॉपर कॉस्ट डिसाइड होना चाहिए विद द प्रॉपर रेगुलेशंस, ताकि वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ ना करे, वो उसको डिक्रीज़ ही करें, जो उसका बेसिक पर्पस है। एक पब्लिक अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के थ्रू एक अवेयरनेस होना चाहिए कि एफडीसीज को कैसे यूज़ करना है, उसका कैसे इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है, इसके बारे में अवेयरनेस पेशेंट और जनरल पब्लिक में स्प्रेड आउट करनी चाहिए। तो दैट्स अप टू फ्रॉम माई साइड, ओके। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।